ओके सो जो ये हमारा ये लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक है दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस करके। तो जनरली इसमें मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, ऑल दो बिकॉज इट इज़ गिवन। इसमें आरपीए वगैरह एक्ट भी हम कवर करेंगे, तो एक तो डायरेक्ट सिलेबस कवरेज है। तो प्रीलिम्स में भी ऑल दो आ सकते हैं, ऑल दो ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, बट मेंस के लिए दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? सो दीज आर दी वॉलंटरी एसोसिएशंस। वॉलंटरी का मतलब है कि मन इच्छा से बनी हुई ऐसी एसोसिएशंस हैं, ये ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल्स के जो कि शेयर करते हैं सेम पॉलिटिकल व्यूज़, जिनका पॉलिटिकल व्यू कहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम होती हैं। तो उन लोगों के ग्रुप को जो कि उन्होंने वॉलंटरी बनाया, तो उसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। एंड हु ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड हु डिज़ायर टू वर्क फॉर प्रोमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट। और जो कि चाहते हैं कि पॉलिटिकल पावर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ना इलेक्शन लड़के वो पावर में आए एंड उसके बाद वो क्या करें, वर्क करें नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सो दीज आर नोन एज पॉलिटिकल पार्टीज़, बेसिक डेफिनेशन है। अब नेशनल जो पार्टी का रिकॉग्निशन है वो कैसे होता है कि नेशनल पार्टी है कोई चीज़ होती है ना, स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी है। सो जो नेशनल पार्टी होती है उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत क्राइटेरिया है, ठीक है। सो एक है हमारा कि 6% ऑफ वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस प्लस 4 स्टेट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट। तो कह रहा है कि 6% वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट, कि 6% उसका क्या होना चाहिए, दैट इज़ वैलिड वोट उसको मिले 4 या से ज़्यादा स्टेट में इन द लास्ट जो भी इलेक्शन हुए हैं। 4 सीट्स उसको लोकसभा में मिले किसी भी स्टेट से, फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से 4 सीट तो उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड साथ में जो 6% वैलिड वोट है, मतलब उसको जो 6% वोट मिलनी चाहिए एटलीस्ट नेशनल लेवल पे, और जो कि 4 या फिर ज़्यादा स्टेट्स में से मिलनी चाहिए, और कम से कम एक स्टेट में से उसको क्या होना चाहिए, 4+ सीट मिलनी चाहिए। नाउ 2/3 रूल क्या कहता है? ये कहता है कि 2% ऑफ द टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम 3 स्टेट, कि 3 स्टेट में से कि 2% जो सीट्स हैं वो लोकसभा में उसको मिले। स्टेट पार्टी का क्या रूल होता है? स्टेट पार्टी का रूल होता है कि रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, कि उसको 4 स्टेट मिलके स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइज करते तो वो स्टेट पार्टी बन जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आया। 6/4 रूल समझ आया, 2/3 रूल समझ आया कि 2% वोट इन लोकसभा फ्रॉम दी 3 स्टेट। 6/4 क्या है? 6% वोट टोटल फ्रॉम दी 4 और मोर स्टेट, इन साथ पे 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट, है ना, किसी भी स्टेट से। तो ये हमारा है। और स्टेट पार्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 स्टेट में आप एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो। सो एज पर द लेटेस्ट पब्लिकेशन स्टेटेड 23 मार्च इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन देर आर। तो उन्होंने बताया, जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने नोटिफाई करा है कि हमारे यहाँ पे 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, 58 स्टेट पार्टीज़ हैं, एंड उसके अलावा भी अनदर अनरिकॉग्नाइज या फिर कहते तो रीजनल छोटी मोटी पार्टीज़ हैं। कंडीशंस क्या है एज अ स्टेट पार्टी? यार इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता ये जानना चाहिए। 6% ऑफ वैलिड वोट प्लस 2 सीट्स इन द असेंबली, ओके। आई एम गोइंग टू लीव दिस कंडीशंस बिकॉज इतना ज़्यादा कंडीशंस में हम नहीं उलझ सकते हैं। देखिए जो कंडीशंस है वो आ सकता है तो मैक्सिमम आएगा लाइक प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत तो हमने यहाँ से आइडिया ले लिया है। और अगर प्रीलिम्स के लिए आएगा तो करंट अफेयर्स में वो ज़रूर चल रहा होगा, तो हम अभी के लिए इसको स्किप करते हैं बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या? अगर आप नेशनल पार्टी का स्टेटस आपको मिल जाता है, देखिए आप अपने सिंबल को रिजर्व करा सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूसिवली रिजर्व सिंबल आपको मिल जाता है। एक्सक्लूसिवली का मतलब है कि इसके अलावा जो आपका सिंबल है, जैसे कि कमल का सिंबल है, उसको कोई और नेशनल पार्टी नहीं यूज़ कर सकती अदर देन बीजेपी, ठीक है। सिंगल प्रपोजर, कैंडिडेट्स फ्रॉम नेशनल पार्टीज नीड ओनली 1 प्रपोजर वेन फिलिंग नॉमिनेशन पेपर्स। इसके लिए अगर आपको नॉमिनेशन के पेपर्स को फिल कराना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। स्टार कैंपेनर्स, up to 40 star campaigners whose expenditure are not included in the party candidate selection का expenditure, कि आप 40 ऐसे स्टार कैंपेनर्स मतलब 40 अलग से कैंपेनर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट लैंड एलोकेशन, रिसीव गवर्नमेंट की लैंड एलोकेशन आपको न्यू दिल्ली में मिलती है अपने नेशनल प्रेसिडेंट एंड ऑफिस स्पेस के लिए सब्सिडाइज रेट्स पे। फ्री एयर टाइम मिलता है ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, बेनिफिट फ्रॉम फ्री एयर टाइम ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स जैसे कि दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, स्पेशली ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस आप वहाँ पे आके बातचीत कर सकते हैं। ये मोटा मोटा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, है ना, क्या उनके पास रूल है ना। 6% वोट
इन 4 और मोर स्टेट इन द लास्ट लोकसभा या फिर कहें तो असेंबली के इलेक्शंस में, एंड 4 सीट्स मिलनी चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट, एंड 2% टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम 3 स्टेट्स। अलग अलग क्राइटेरिया देखो, ज़्यादा तो घुस नहीं सकते हैं। नौ बात करते हैं इलेक्शंस की। पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, ऐसा तो देखो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी नहीं है इलेक्शंस पे, लेकिन बहुत क्वेश्चंस मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 324 से लेके 329, मतलब मेन 5 आर्टिकल्स में हम बात करते हैं इलेक्शंस की। इन द पार्ट 15th में हम बात करते हैं इलेक्शंस की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 324 वो बात करता है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। इसके बारे में हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में पढ़ के आए हैं। And there is to be only one general electoral rule for every territorial constituency for election to the parliament and the state legislation. साथ में ये भी बोलता है कि हर एक टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए एक इलेक्टोरल रोल बनेगा। इलेक्टोरल रोल का मतलब है जो भी वोटर्स हैं, वोटर्स की लिस्ट है ना। आर्टिकल 325 क्या कहता है कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ अ नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स की बात करता है कि किस तरीके से इंक्लूड होंगे या फिर एक्सक्लूड होंगे नाम इलेक्टोरल रोल्स में, बेस्ड ऑन इंडियन सिटीजनशिप, जो कि किसके बेसिस पे होंगे, इंडियन सिटीजनशिप। अगर आप इंडियंस के सिटीजन हो तभी आप उसमें नाम रखवा सकते हो, वरना आपका जो नाम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। नो सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द वोटिंग एज शुड बी इंक्लूडेड फ्रॉम द रूल्स और इंक्लूडेड इन द स्पेशल इलेक्टोरल रूल्स बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया सच एज रेस, कास्ट, रीजन और सेक्स। साथ में आर्टिकल 325 ये भी कहता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द वोटिंग एज शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब अगर 18+ आप हो तो आपको जो इलेक्टोरल रूल्स है उससे एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे कि आप किसी पर्टिकुलर से रेस से हो, कास्ट से हो, रिलीजन से हो, सेक्स से हो, तो इस बेसिस पे आपको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। राइट, समझ में आया? तो 325 किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स इन द इलेक्टोरल रूल्स। ठीक है। Adult franchise who is 18 years of age is entitled to vote at the election provided he is not disqualified under the provisions of the constitution or any law made by the appropriate legislature, parliament or state legislature on the ground of the non-residence, unsound mind, crime or corrupt or legal practices। वो कहता है कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन में वोट करने का आपको पता ही है कि 18+ है तो आप वोट कर सकते हो। ऑफकोर्स वोटर आई डी होना चाहिए उसके लिए। तो हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज, वो इंटाइटल्ड है, मतलब उसको एक तरीके से पावर दी गई है, उसके पास हक है, राइट है कि वो वोट कर सकता है एट द इलेक्शन प्रोवाइडेड। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिस्क्वालीफाइड ना हो अंडर द कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, या फिर कोई भी लॉ जो कि किसी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ने बनाया है। ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे कि आप जैसे कि नॉन रेजिडेंस हो चुके हो, या फिर अनसाउंड माइंड के हो आप, या फिर आपने कोई क्राइम कर दिया है, या फिर आपने कोई करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस कर दी है। ठीक है, दोबारा से मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। ये कह रहा है कि कोई भी इंसान जो 18+ एज का है तो उसके पास अधिकार है कि वो राइट टू वोट है उसके पास, लेकिन ये राइट टू वोट लिया जा सकता है अगर कोई प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कह रहा हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट कोई लॉ लाए हो और उसके तहत आप डिस्क्वालीफाइड हो गए हो। ठीक है, तो आप फिर वोट नहीं कर सकते हो, बस सीधी सीधी बात ही है। अब किस बेसिस पे वो लॉ ला सकते हैं, जैसे कि आपने कोई क्राइम किया हो, कोई लीगल प्रैक्टिस करी हो, कोई भी गलत काम किया हो, तो उसके चलते आप जो है वोट देने का अधिकार आप खो सकते हो। अदरवाइज़ जो भी 18+ है उनके पास, सबके पास अधिकार है कि वो वोट दे सकता है। एक चीज़ तो ध्यान रखने वाली है कि 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसे रिड्यूस कर दी थी वोटिंग एज 21 से 18। तो पहले जो एज है 21 हुआ करती थी, आज के टाइम पे 18 ईयर्स है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। 324 बात करता है कि हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा, ऑलरेडी इसके बारे में बात करके आए हैं। एंड साथ में ये बात करता है कि एक ही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मतलब एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जनरली क्या होता है, जैसे कि इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, तो उसके लिए एक लिस्ट होगी वोटर्स की जिसको हम एक इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं। ठीक है, दैट इज इट। 325 क्या बोल रहा है कि इलेक्टर रूल्स में जो आपकी नेम है उसके इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात करता है, जो कि कहता है कि वो किसके बेसिस पे है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो। नो सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द वोटिंग एज शुड बी इंक्लूड। वो कहता है कि अगर आप सिटीजन हो, साथ में आप अबव द वोटिंग एज, इसका मतलब 18 ईयर प्लस आपकी एज है, तो आपको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा और इंक्लूड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल, या फिर आपके लिए कोई अलग से आपको स्पेशल इलेक्टोरल रोल में आपका नाम नहीं रखा जाएगा। ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे कि आप ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस,
एट्सेट्रा, रिलीजन के बेसिस पे आपको तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाएगा, नहीं आपको एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल कि 325 होता है। साथ में हमने बात करी कि अगर आप 18+ हो, है ना, तो आपको अधिकार है कि आप वोट दोगे, यानी यू हैव अ राइट टू वोट। बट जो राइट टू वोट है ये लिया जा सकता है बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन हो, वो खुद कह रहा हो, या फिर कोई लॉ लेके आ गया हो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, और आप उसके चलते डिस्क्वालीफाइड हो गए हो टू द वोट। और वो कैसा लॉ होगा, जैसे कि आपने कोई फ्रॉड करा है, कोई लीगल काम करा है, कोई करप्ट करा है, कोई क्राइम करा है, फिर आप अनसाउंड माइंड की हो तो। 61st अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुई थी, आपकी जो एज है वो कम हुई थी वोटिंग की। Parliament may make provision with respect to all the matters relating to the elections of the Parliament and the state legislature। ये कहता है जो पार्लियामेंट है उसके पास अधिकार है कि वो प्रोविज़न बना सकता है किससे रिगार्डिंग, जो भी मैटर्स है रिगार्डिंग टू द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शंस किस तरीके से होंगी पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर, तो उससे रिगार्डिंग वो लॉ बना सकता है, प्रोविजंस बना सकता है। State legislature can also make provision with respect to all the matters related to the elections to the state legislature, but they can make provisions for only those matters which are not covered by the parliament। साथ में स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहे तो प्रोविजंस बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन उन्हीं मैटर्स पे बना सकती है जिस मैटर्स पे पार्लियामेंट ने लॉ ना बनाया है ना। पार्लियामेंट ने अगर ऑलरेडी लॉ बना दिया तो उस पर नहीं बनाएगी, और उस पर बना भी देगी तो उसकी मान्यता नहीं रहेगी, ठीक है। Constitution declares that the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or allotment of seats to such constituencies cannot be questioned in any court। वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग, कि कोई लॉ वैलिड है या नहीं है किससे रिगार्डिंग, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज या फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज का क्या बाउंड्री होना चाहिए, कितने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो डिसाइड होंगी। आप इन सारी मैटर्स को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। Constitution lay down that no election to the parliament or state legislature is to be questioned except by an election petition। वो कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग की इलेक्शन से रिगार्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पटिशन, इलेक्शन पटिशन के अलावा। मतलब पहले इलेक्शन पटिशन फाइल होगी और उसके बाद ही आप उस चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। Since 1966, election petitions are triable by the High Courts alone। 1966 के बाद जो ये इलेक्शन पटिशन्स आप कहाँ डाल सकते हो, तो दैट इज़ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स में डाल सकते हो, बट एपेलेट जुरिडिक्शन लाई करती है सुप्रीम कोर्ट के साथ भी। मतलब वो कह रहा है अगर आपको इलेक्शन पटिशन फिल करनी है, कह रहा है कि इलेक्शन से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन करना है कि इलेक्शन सही हुए या नहीं हुए, इलेक्शन डिस्प्यूट है, तो आप इसके रिगार्डिंग क्या डाल सकते हो, पटिशन डाल सकते हो। पटिशन आप डाल सकते हो कहाँ पे, हाई कोर्ट पे, और हाई कोर्ट पे अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते उनके डिसीजन से तो जाके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मोटी मोटी बात ये है, ठीक है। आगे देखते हैं तो और क्या बोला गया है, ये बोलता है कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इफेक्ट है तो स्टेट लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश अ ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट। ये एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट या कहीं तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो एक ट्रिब्यूनल भी बना सकता है स्पेसिफिकली जो कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स को लेगा। क्या ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया है? अभी तक तो नहीं बनाया गया, दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में ही ऐसा हमारा चलते हैं ये सारे केसेस। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल द कोर्ट्स एक्सेप्ट द स्पेशल लीव अपील जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सच डिस्प्यूट्स। साथ में ये भी बोला गया है कि एक्सक्लूजन है, मतलब किसी भी मतलब ये भी कहता है कि चाहे तो जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर है जब वो ट्रिब्यूनल बनाए तो उस दौरान वो एक्सक्लूड कर सकता है कम्प्लीटली हर एक कोर्ट को कि उनकी कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी इलेक्शन डिस्प्यूट से रिगार्डिंग, ठीक है। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन देके कि स्पेशल लीव अपील के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है ट्रिब्यूनल के डिसीजन से तो बाद में स्पेशल लीव पिटीशन होते हैं उसको डाल के, जो कि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करें या फिर ना भी करें, उसके बेसिस पे आप अपील कर सकते हो एक बार बस। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द चंद्र कुमार केस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था कि दिस प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सिक्वेंटली इफ एट एनी टाइम एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल इज एस्टेब्लिश्ड एन अपील फ्रॉम इट्स डिसीजन लाइज टू द हाई कोर्ट। लेकिन बाद में इस चीज़ को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था और बोला था कि क्योंकि अमेंडमेंट है ना 323B अपने आप में अमेंडमेंट है, ठीक है।
कि ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, और फिर अगर ट्रिब्यूनल बनेगा तो वो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं सारे कोर्ट्स को फ्रॉम रिगार्डिंग द डिस्प्यूट। बट बाद में चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्या बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है, और बोला कि अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश होता है तो उससे जो अपील है ना, वो कहाँ पे लाई करेगी, टू द हाई कोर्ट। ओके, सो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। तो 324 आर्टिकल क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा। साथ में ये भी बोलता है कि हमारे यहाँ पे एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, 2-3 नहीं हो सकते। 325 बोलता है कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स आर बेस्ड ऑन इंडियन सिटीजन, कि किसका नाम आएगा, किसका नाम आप इंक्लूड करोगे, किसका नाम आप एक्सक्लूड करोगे इलेक्टोरल रोल्स में, वो किसके बेसिस पे, इंडियन सिटीजनशिप। मतलब कि अगर आप इंडियन के सिटीजन हो तो आपका नाम इंक्लूड होगा, अगर आप नहीं हो तो आपका नाम एक्सक्लूड हो जाएगा। इस बेसिस पे नहीं होगा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द वोटिंग एज, एक इंसान है जो कि सिटीजन भी है, अबव द वोटिंग एज भी है उसकी, आप उसको एक्सक्लूड नहीं करोगे फ्रॉम द रूल्स और इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल, यानी ना ही तो एक्सक्लूड करोगे, ना ही किसी स्पेशल इलेक्टोरल रूल्स में रखोगे ऑन द बेसिस रेस, कास्ट, सेक्स या रिलीजन के बेसिस पे। उसके अलावा ये बोलता है कि एडल्ट फ्रेंचाइज जो भी 18 ईयर्स है, मतलब जिसकी भी उम्र 18 साल है, उसके पास अधिकार है कि वो वोट दे सकता है। ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कोई भी लॉ जो कि हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, किसके रिगार्डिंग, जैसे कि नॉन रेजिडेंस की, वो वहाँ का रेजिडेंट नहीं रहा है तो वहाँ पे वो वोट नहीं कर सकता, या अनसाउंड माइंड का हो चुका है, क्राइम, करप्ट, इलीगल प्रैक्टिस उसने करी है, तो उसके अलावा उसके पास पूरे अधिकार है, लेकिन इनके चलते हैं ना, इन चीज़ों के चलते उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है बाय द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के थ्रू। एक अमेंडमेंट आई थी 61st अमेंडमेंट, जिसने रिड्यूस कर दी थी वोटिंग एज हमारी 21 से 18। पार्लियामेंट के पास ये भी अधिकार है कि जो भी प्रोविजन, मतलब वो लॉज बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। सेम स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रोविजंस या लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बट ध्यान रखने वाली बात ये है, ये वो प्रोविज़न बना सकते हैं सिर्फ उन मैटर्स पे जिनको कवर हमारे पार्लियामेंट ने नहीं करा, मतलब पार्लियामेंट ने जिन चीज़ों पे लॉ नहीं बनाया उन चीज़ों पे स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन से रिगार्डिंग लॉ बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ कमीशन और अलॉटमेंट ऑफ सीट। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो लॉ है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, है ना, वैलिडिटी किससे रिगार्डिंग, डिलिमिटेशन ऑफ कमीशन, डिलिमिटेशन दैट मीन्स बाउंड्रीज को चेंज करना, है ना, एरियाज़ वगैरह, या फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट टू सच कॉन्स्टिट्यूंसीज कि कितनी सीट अलॉटेड है उन कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको आप कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है खुद से। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन दैट नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज टू बी क्वेश्चनड एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पटिशन। साथ में अगर जैसे कि कोई इलेक्शन, आप इलेक्शन को क्वेश्चन करना चाहते हो पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की, तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको इलेक्शन पटिशन फाइल ना करो। इलेक्शन पटिशन फाइल होगी उसके बाद ही आप कर सकते हो। 1966 से अगर आप देखने को मिलोगे तो आपको ऐसा ट्रेंड मिलता है, इलेक्शन पटिशन्स आर ट्राइएबल बाय द हाई कोर्ट अलोन, मतलब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप सीधा कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, एंड बाय द मेथड ऑफ अपीलेट जुरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि बाय अपील करके आप सीधा फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 323B कहता है द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, जो हमारा पार्लियामेंट है, कहते तो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो चाहे तो ये बात हमने एक तरीके से अमेंडमेंट से ऐड किया है, तो दैट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट आया तो उसने बोला कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों चाहे तो एक ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि हमारे इलेक्शन डिस्प्यूट्स को देखेगा। साथ में इसने ये भी बोला कि एक्सक्लूड कर सकते हैं जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल द कोर्ट्स, साथ में सारे कोर्ट्स को बोल सकते हैं कि इस मैटर में टांग ना अड़ाए, ठीक है, एक्सेप्ट द स्पेशल लीव अपील जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसके अलावा कि हाँ, अगर आप इसके ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जाके स्पेशल लीव पटिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ऐसे डिस्प्यूट्स में। लेकिन बात ध्यान रखने वाली बात है कि चंद्र कुमार केस होता है और सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये जो प्रोविज़न है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गलत है, और इफ़ एट एनी टाइम एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल इज इस्टेब्लिश, अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश होता भी है तो अपील फ्रॉम इट्स डिसीजन लाइज टू द हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ऐसा बोला गया।
ये प्रोविजंस अपने अपने इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा 2 बार इनको पढ़ लिया मैंने ना। इलेक्शन मशीनरी, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अंडर द आर्टिकल 324 जो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। हमारे यहाँ पे एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी होता है स्टेट में या यूटी में। ईसीआई जो कि खुद नॉमिनेट करता है एक ऑफिसर को ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एज एन चीफ इलेक्टोरल, ठीक है। तो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपने अंडर क्या करता है, हर एक स्टेट का क्या बनाता है, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाता है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाता है सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंट, जो कि सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अच्छा सॉरी, मतलब सुपरिटेंडेंस मतलब निगरानी में डायरेक्शंस आते हैं, उसको कंट्रोल रहता है उसके ऊपर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का। ईसीआई नॉमिनेट या डेजिग्नेट करता है किसी भी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। उसको नॉमिनेट या फिर डेजिग्नेट कौन करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके साथ कंसल्ट करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके। ऐसे एक रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है जो कि पार्लियामेंट्री या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का कंसर्न। तो जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या करता है, हेड होता है और वहाँ के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है और उसकी जिम्मेदारी उसको दी जाती है। ऐसे एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी होता है जो कि इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करता है। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होता है जो कि असिस्टेंस करता है पुलिंग ऑफिसर्स कंडक्टिंग द पुल एट द पुलिंग स्टेशन, जो कि हेल्प कराता है वोट पुलिंग है ना, पुलिंग ऑफिसर्स को असिस्ट करता है और मतलब वोट डलवाने में हेल्प करता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करता है हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है इसको। एंड पुलिंग ऑफिसर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज सच अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। और वैसे यूटीज के केस में रिटर्निंग ऑफिसर्स ऐसा करते हैं। नोट करने वाली बात यह है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट करता है कि देयर कैन बी नो लॉन्गर than 6 months between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of new house, so elections have to be conducted before then. कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जैसे कि अगर कोई लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर उसके इलेक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऑफिसर से समझ में आए, तो अगर मैं एक हायरार्की बनाऊँ तो एक हमारा इलेक्शन कमीशन तो है ही ऊपर, उसके नीचे कौन है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर फॉर द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर फॉर द डिस्ट्रिक्ट, रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी। और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कि इलेक्टोरल रूल्स को प्रिपेयर करा रहा है वो पैरेलल में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी होता है, और जो वहाँ पे पुलिंग करा रहा है ना, वोट डलवा रहा है, उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। इन सबको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनका काम क्या है और थोड़ा बहुत हायरार्की को। नाउ ओके, अच्छा देन एक मिनट, 149 है, यस 150। बेसिक एक कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं, जैसे कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इम्प्लीमेंट करता है व्हेन द डेट्स ऑफ द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरीका है, मतलब आपको कैसा कंडक्ट करना है, हर एक पॉलिटिशियन को, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरीके से बिहेव करना है, उससे रिगार्डिंग होता है। ये कब इम्प्लीमेंट हो जाता है, जैसे हमारे डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंस हो जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ नॉट जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ये फॉलो नहीं करा तो उसके खिलाफ आपको कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ गाइडलाइंस बट ECI कैन टेक एक्शन इन केस ऑफ वायलेशन। ये जस्ट एक गाइडलाइन है कि आपको इनको फॉलो करना है, अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो वहाँ इलेक्शन कमीशन कभी क्या करता है, एक्शन लेता है, पेनल्टीज़ वगैरह लगा देता है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एरिया है वो लद्दाख है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। जो स्मॉलेस्ट है वो हमारी चांदनी चौक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरस वाइज मतलब सबसे ज़्यादा वोट देने वाले जो लोग हैं वो हैं, दैट इज़ मलकाजिरी तेलंगाना। जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्टोरल वाइज है वो हमारी है लक्षद्वीप। तो ये एरिया वाइज था ना, दिस इज़ एरिया वाइज, ये हमारे वोटर्स वाइज, ठीक है। हम इलेक्शन के लॉस पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 21 एंड 170 बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज़ में, बट हैव लेफ्ट द एक्चुअल एलोकेशन ऑफ सच सीट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द लॉ। मतलब इन्होंने बताया तो है कि हाँ पार्लियामेंट में कितनी सीट्स होंगी, स्टेट असेंबलीज़ में कितनी सीट्स होंगी, लेकिन इस चीज़ को क्या चेंज किया जा सकता है, यस बाय लॉ इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। देयरफॉर RPA एक्ट वॉज इनेक्टेड फॉर, और एक RPA एक्ट भी आता है हमारा जो कि बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स के रिगार्डिंग कि कितनी सीट्स होंगी हमारी लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज़ में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में।
डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में भी बात करता है कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि उनकी बाउंड्री, उनका एरिया को चेंज करते रहना। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी वोटर्स की भी, है ना, उससे रिगार्डिंग भी ये बात करता है कि कौन से वोटर्स जो है क्वालिफाइड हैं कि वो वोट दे सकते हैं और कौन से डिस्क्वालिफाइड है कि वोट नहीं दे सकते। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स की किस तरीके से इलेक्टोरल रूल्स प्रिपेयर हुआ। मैनर ऑफ फिलिंग द सीट्स किस तरीके से फिल होंगी। ऑफिसर फॉर डिस्चार्जिंग ड्यूटीज़, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं सारे ऑफिसर्स कि किसकी क्या ड्यूटी होगी। तो इससे रिगार्डिंग हमारा आरपीए बात करता है। तो किस किस चीज़ से रिगार्डिंग बात करता है, लोकेशन ऑफ सीट से रिगार्डिंग, डिलिमिटेशन से रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स से रिगार्डिंग, इलेक्टोरल रोल से रिगार्डिंग, सीट्स कैसे फिल होंगी एंड ऑफिसर से रिगार्डिंग। जो फोर्थ शेड्यूल है, अब हम आरपीए के अंदर जो आरपीए पूरा एक्ट है उसके रिगार्डिंग में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला शेड्यूल बात करता है, इसके अंदर बेसिकली 4 शेड्यूल्स हैं। पहला शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स की इन द स्टेट इन द लोकसभा एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एससी एंड एसटी से रिगार्डिंग कि किस तरीके से सीट्स की एलोकेशन होगी, है ना, स्टेट्स में, कि हर एक स्टेट की कितनी सीट होगी, ना, कोई स्टेट बड़ा है पॉपुलेशन में से यूपी, उसकी कितनी सीट है, 400 सीट्स है ना, इन द 400 है, मतलब अगर कितनी सीट्स हैं, बहुत सारी सीट्स हैं, मतलब 80 कुछ सीट्स हैं इन द लोकसभा। तो इस तरीके से किस तरीके से सीट्स का लोकेशन करना है स्टेट्स में इन द लोकसभा एंड और कौन सी सीट किस टाइम पे एससी एसटी के लिए रिजर्व होगी। सेकेंड शेड्यूल बात करता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट कि हर एक स्टेट की जो असेंबली उसमें कितनी सीट्स होनी चाहिए। थर्ड शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कितनी सीट्स होगी, किस तरीके से एलोकेशन होगा, उससे रिगार्डिंग बात करते हैं। फोर्थ शेड्यूल बात करता है लोकल अथॉरिटीज़ फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अच्छा, ये 4 शेड्यूल है, ठीक है। तो पहली लोकसभा की बात कर रहा है, दूसरा स्टेट्स की बात कर रहा था, लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड चौथा लोकल अथॉरिटीज़। नाउ डिलिमिटेशन का मतलब क्या है कि एक्ट और पर्पस ऑफ फिक्सिंग सीट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द कंट्री और प्रोविंस हैविंग लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब कुछ नहीं, जैसे कि क्योंकि पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है, हमने देखा था कि जो हरियाणा है, हरियाणा में हमारी अभी कितनी सीट है, 12 सीट्स है, और इस हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया। लेकिन मुझे पता चला कि इसका जो पॉपुलेशन है वो डबल हो चुकी है, उसकी पॉपुलेशन कांस्टेंट ही रही है। तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँगी, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को इतना कर दूँगी और इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी हो जाएगी, और फिर इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बाउंड्रीज़ है, एरियाज़ है, फिर नंबर ऑफ़ सीट्स भी बदलना, तो उसको हम कहते हैं डिलिमिटेशन। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो सेटअप किया जाता है, जो कि इस एक्सरसाइज को करता है। इसका जो ऑर्डर है उसके पास फोर्स ऑफ लॉ है, मतलब जो भी इसने कह दिया उस तरीके से लॉ है, लॉ बन जाता है और लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। साथ में इसको क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता बाय एनी कोर्ट। खुद हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रहा था कि इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कोर्ट में जाके। ये जो ऑर्डर्स हैं वो केम इनटू फोर्स ऑन अ डेट टू बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस बिहाफ। एंड उसके जो ऑर्डर्स हैं वो कब से इम्प्लीमेंट होकर उसकी जो डेट है वो कौन फिक्स करता है, हमारा प्रेसिडेंट फिक्स करता है। इन इंडिया ऐसे जो डिलिमिटेशन कमीशन आज तक 4 बार जो है किए हैं कॉन्स्टिट्यूट, लास्ट 2002 में हुए थे। प्राइमरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है डिलिमिटेशन कमीशन का वो है तो रीड्रॉ करना है ना, दोबारा से बनाना बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबलीज एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज बेस्ड ऑन द रिसेंट सेंसस, जो कि किसके बेसिस पे होता है, सेंसस के बेसिस पे हम रीड्रॉ करते हैं बाउंड्रीज को। इलेक्शन कमीशन शेल कंसोलिडेट, साथ में जो इलेक्शन कमीशन है वो कंसोलिडेट भी करता है डिलिमिटेशन के ऑर्डर्स को, द डिलिमिटेशन कमीशन इनटू वन सिंगल ऑर्डर। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कंसोलिडेट करता है डिलिमिटेशन के ऑर्डर को एक सिंगल ऑर्डर में, नोन एज द डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्डर्स। मतलब जो भी उसने अलग अलग ऑर्डर दिए उसको कंसोलिडेट कौन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन। उसको फिर क्या कह दे रहे हैं, डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्डर्स। ठीक है, समझ में आया डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका क्या रोल है। ठीक है ना, कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 82 कहता है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल्स शेल बी रीरजिस्टर्ड बाय पार्लियामेंट। कहता है कि जैसे जैसे सेंसस होगा तो सेंसस के बेसिस पे आप क्या करोगे, पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं हाउस ऑफ द पीपल दैट मीन्स लोकसभा में, उनका क्या हुआ, उनको दोबारा से हमें क्या करना है, बदलते जाना है ना, टाइम टू टाइम उसको चेंज करते जाना है, लोकेशन ऑफ सीट्स।
आर्टिकल 170 क्या कहता है कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है उसको आपको रीएडजस्ट करना है बाय द पार्लियामेंट। दोनों को पार्लियामेंट ही कर रहा है वैसे तो, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन करता है वैसे, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आफ्टर एवरी सेंसस हमें करना है, ठीक है। डिलिमिटेशन एक्ट भी आया था 2002 में, जिसने सेटअप किया था डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग। नाउ आरपीए है, तो दिस एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कि कैसे इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। ये करप्शन वगैरह की बात, इलीगल एक्टिविटीज़ की बात भी करता है रिलेटेड टू द इलेक्शंस। ये प्रोविजंस भी बनाता है कि कैसे कहाँ पे जाके आप डिस्प्यूट को रिड्रेसल करा सकते हो अगर इलेक्शन से रिगार्डिंग। साथ में क्वालिफिकेशंस एज वेल एज डिसक्वालिफिकेशंस की भी ग्राउंड्स की बात करता है एमपीज़ एंड एमएलएज के लिए। कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ऑलरेडी हम देख के आए हैं वैसे आरपीए से रिगार्डिंग। Salient features. Only a qualified voter is eligible to contest for elections in the राज्य सभा। वो कहता है कि अगर आप क्वालिफाइड वोटर हो, अगर आप डिसक्वालीफाइड नहीं हो, ऐसा क्वालिफाइड आप वोटर हो गया, आपके पास हक है कि आप वोट दे सकते हो, तभी आप एलिजिबल रहते हो टू कंटेस्ट, कि आप इलेक्शंस लड़ सकते हो लोकसभा एंड राज्यसभा के। अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग शेल बी डिसक्वालीफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years टू कंटेस्ट इलेक्शंस आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल। वो कहता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको गिल्टी फाइंड किया है एनी ऑफ द फॉलोइंग, इन्हीं में से किसी पे भी अगर वो गिल्टी होता है तो फिर वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years टू कंटेस्ट इलेक्शंस आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल। मतलब क्या है कि कोई पर्सन है, उसको सज़ा मिली है, गिल्टी उसको फाइन किया है इन केसों में, तो उसके बाद जब उसकी सज़ा कंप्लीट होगी, जब वो जेल से रिहा होगा, तो उसके भी 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद सॉरी, वो जाके इलेक्शंस को लड़ सकता है, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई हेट्रेड या फिर एनिमिटी फैलाई हो बिटवीन द क्लासेस, आपने कोई रेप कराया, फिर कोई और क्राइम कराया अगेंस्ट द वुमेन, आपने कोई रिलीजियस डिसहार्मनी को स्प्रेड कराया, आपने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कराया, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स को आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराया, सेलिंग और कंज्यूमिंग इलीगल ड्रग्स, ठीक है, या फिर कोई और अदर केमिकल जो कि इलीगल है, टेररिज्म में, किसी भी टाइप के टेररिज्म में आप इंगेज हुए, या हैव बीन इम्प्रिजन फॉर एटलीस्ट 2 years, या फिर 2 साल की एटलीस्ट आपको सज़ा मिली है। तो पहले तो आप इसकी जेल काट के आओगे, फिर जब इसकी जेल काट के आओगे तो उसके बाद आपको 6 साल का वेट करना पड़ेगा, फिर जाके आप इलेक्शन में क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिसक्वालिफिकेशन कैन ऑल्सो रिजल्ट इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू डिक्लेयर हिज और एसेट। साथ में और भी कारण है, जैसे कि आप कब डिसक्वालीफाइड हो सकते हो, जैसे अगर आपने अपने एसेट्स को डिक्लेयर ना करो। द कैंडिडेट मस्ट डिक्लेयर हिज और एसेट एंड लाइबिलिटीज़ विद इन 90 days फ्रॉम हिज और हर ओथ टेकिंग डे। तो आपने ओथ टेकिंग डे के अंदर 90 days के अंदर आपको बताना पड़ता है कि आपकी क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज़ है, वरना आप डिसक्वालीफाइड हो जाते हो। पॉलिटिकल डोनेशन नॉट फ्रॉम PSUs एंड फ्रॉम फॉरेन एंटिटी। साथ में अगर आपने पॉलिटिकल डोनेशन लिए है किसी PSU से या फिर किसी फॉरेन एंटिटी से, तो भी आप क्या हो जाते हो, डिसक्वालीफाइड हो जाते हो। एवरी पॉलिटिकल पार्टी मस्ट रिपोर्ट अ डोनेशन ओवर 20,000 रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन और कंपनी। हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है मस्ट रिपोर्ट अ डोनेशन ओवर 20,000 रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन। साथ में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ज़्यादा की डोनेशन मिलती है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट या कहीं टू द इलेक्शन कमीशन। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं आरपीए में, वही कि जिससे एक सही इंसान का चयन हो, है ना, ये सारी चीज़ों से रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा आरपीए के रिगार्डिंग हमने प्रोविजंस पढ़े, बहुत सारे प्रोविजंस आए नो। थोड़ा सा इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना, बार बार देखोगे, बार बार सुनते चीज़ें याद हो जाती है, इतना दिक्कत की बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। वैसे ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ के आए हैं, बट ठीक है। ठीक है, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब है स्विचिंग द पॉलिटिकल अलायंस, बार बार पॉलिटिकल पार्टीज़ का बदलना, पार्टिकुलरली व्हेन अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी लीव्स द पार्टी एंड जॉइन्स अनदर पार्टी और बिकम्स इंडिपेंडेंट। और ये कब कब होता है, हम ऑलरेडी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, उसने 10th शेड्यूल को ऐड करा। एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसे डिफेक्शंस को बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन एम क्या है, टू प्रिवेंट या डिस्करेज करे डिफेक्शन बाय इम्पोजिंग पेनल्टीज़, या फिर तो पेनल्टी लगा के जो कि स्विच करते हैं पार्टीज़ को, अदरवाइज वॉलेट पार्टी डिसिप्लिन, और पार्टी के डिसिप्लिन को भी ख़राब करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन। साथ में अगर आप ऐसा कुछ करते हो, आप डिफेक्शन करते हो, तो उसके तहत आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हो टू बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर,
अगर किस किस केस में होता है, अगर आप वॉलेंट्री गिव अप करते हो अपनी मेंबरशिप ऑफ सच अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से चयन होकर आपके आए हो और बाद में आप उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, फिर आप मेंबर नहीं रहते। या फिर अगर आप वोट करते हो, ऑब्स्टेन करते हो फ्रॉम वोटिंग इन सच अ हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडेम्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days। तो आप क्या कर जाते हो, या फिर आप तो वोट कर जाओ या फिर अब्सटेन, मतलब वोट ही ना करो या फिर वोट कर जाओ अगेंस्ट, जो कि आपको डायरेक्शन मिली थी पॉलिटिकल पार्टी से, तो भी हो सकता है, और वो भी विदाउट किसी प्रायर परमिशन के। और ऐसे एक्ट को कंडेंस्ड नहीं किया हो पार्टी ने, मतलब 15 days के अंदर अंदर उसको कुछ ना कहा हो, उस पर एक्शन ना लिया हो, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो फ्रॉम द पार्टी, या कहें तो फ्रॉम द मेंबर, आप मेंबर नहीं रहते। या फिर इंडिपेंडेंट मेंबर अगर होता है और वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर एन इलेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट, मतलब वो इलेक्ट हुआ, नॉमिनेट होकर वो मेंबर बन गया, MP बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है, लेकिन 6 महीने की बात करता है तो फिर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। Thus can join a political party before the expiration of 6 months after becoming a member। तो आप 6 महीने, आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो आप मेंबर बन जाओ उसके अंदर अंदर, उसके बाद मत बनो, है ना। तो कब कब डिस्क्वालिफिकेशन लगता है वो हमने थोड़ा सा देख लिया। अब कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मर्जर, अगर कोई मर्जर गोज़ आउट ऑफ द पार्टी ड्यू टू द मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, जैसे कि अगर कुछ मेंबर्स हैं वो उस पार्टी को छोड़े, 2 पार्टी थी और काफ़ी मतलब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर पार्टी छोड़े और फिर मर्ज हो जाए दूसरी पार्टी में जाके, तो मर्जर टेक प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव एग्रीड टू द मर्जर। मतलब पार्टी में 30 मेंबर थे जो कि इलेक्ट होके आए थे हमारे, उसमें से अगर 2/3 दैट मीन्स 20 मेंबर्स गए, हम तो दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। प्रेसिडिंग ऑफिसर, इफ़ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसाइडिंग ऑफिसर वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप और रीजॉइंस इट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस। वो कहता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं, है ना, तो उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। और छोड़ने के बाद फिर दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन उस टर्म के लिए, उस टर्म के बाद ज्वाइन कर सकते हैं फिर, ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी। और डिसाइडिंग अथॉरिटी, कौन डिसाइड करता है एंटी डिफेक्शन कि मैं के अंडर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, दैट मीन्स स्पीकर या चेयरमैन has the authority to decide on the question related to the defection and his decision is final and cannot be challenged by the court। और उसका डिसीजन क्या होता है, वो फाइनल होता है और इसको कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। बाकी उसके बाद लेकिन होता क्या है, जो किहोतो होलेवान केस होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो प्रोविज़न है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन द केस फंक्शनिंग एज अ ट्रिब्यूनल, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ट्रिब्यूनल नहीं है, ठीक है, हाउएवर इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, दैट इज़ वाई इस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। कोर्ट चाहे तो उस चीज़ पे, मतलब कोर्ट में आप जाके अपील कर सकते हो उस मैटर से रिगार्डिंग। रूल मेकिंग पावर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ऑफ द हाउस है वही एम्पावर्ड है कि वो रूल बना सकता है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल की प्रोविजंस को इफेक्ट बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड सू। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिफेक्शन केस भी ले सकता है ओनली व्हेन ही रिसीव्स अ कंप्लेंट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब साथ में उसको कंप्लेंट भी आना चाहिए, तभी वो जाके कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी को एंटी डिफेक्शन किसी के खिलाफ लगा सकता है, खुद की मन मर्जी से नहीं लगा सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। रोल ऑफ विप, जो विप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कम्युनिकेटिंग द पार्टी डिसीजन या पार्टी पोजीशन इन इट्स मेंबर एंड इंश्योरिंग द वोट इन द लाइन विद दैट पोजीशन। मतलब विप इज़ लाइक अ मॉनिटर जो कि बताता है अपनी पार्टी के मेंबर को कि कैसे बिहेव करना है, कब वोट देना है, कब वोट नहीं देना है, वोट देना तो फेवर में देना, अगेंस्ट में देना है, कब आपको प्रेजेंट होना है, कब आपको एब्सेंट होना है। इन केस ऑफ द मेंबर डिफाइंग द विप, अगर ऐसा होता है कि कोई मेंबर हमारी विप की बात नहीं मानता है या फिर वोट करता है अगेंस्ट द पार्टीज ऑफिशियल पोजीशन, दे मे बी सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। हम ऑलरेडी बात करके आए वैसे इससे रिगार्डिंग, ठीक है। चेंजेस क्या मेड हुए हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देखिए हम एक एक्ट लेके आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं ना अच्छे से। तो वो क्या चेंजेस करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। हम एक स्ट्रेंथ फिक्स कर देते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसके 15% से ज़्यादा नहीं होगी। सेम अप्लाई होता है स्टेट में भी।
बट हेयर आर द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शिल नॉट बी लेस देन 12. लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि एटलीस्ट 12 मेंबर्स तो होने ही होनी चाहिए, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, एंड 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ये स्टेट के लिए है ना. A member of the either house of the parliament belonging to any political party is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified for being appointed as a minister. वो कहता है कि कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट में से, कोई भी एमपी है, किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है, अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, कि उसके बाद उसको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जा सकता है. A member of either House of Parliament or the House of State Legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified from holding any remunerative political post. साथ में अगर कोई मेंबर है जिस पे एंटी डिफेक्शन का केस लग चुका है और वो उसके तहत डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, तो ना ही तो वो मिनिस्टर बन सकता है और ना ही वो कोई सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल पोस्ट पे लग सकता है. ऐसा वाला 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा. जो प्रोविजन है 10 शेड्यूल की, दैट मीन्स एंटी डिफेक्शन लॉ, पर्टेनिंग टू द एग्जम्पशन फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3. साथ में जो ये था ना कि 1/3 मेंबर स्प्लिट हुए, तो उसको भी डिलीट कर दिया गया था हमने बाद में इस वाली अमेंडमेंट से. पहले ये था कि अगर 1/3 मेंबर्स स्प्लिट हो जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है. वो बोला कि नहीं, ये चीज़ गलत है, अब एंटी डिफेक्शन लॉ इस चीज़ पर भी लगेगा. ठीक है. नोट करें, जो रवि एस नायक केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसने बोला कि जो स्पीकर है, चेयरमैन ऑफ द रेलेवेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कैन डिस्क्वालीफाई एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिफेक्शन से, मतलब उस पर अगर कोई इलेक्टेड है तो उस पर भी लग सकता है ना. लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड द डिफेक्शन केस. तो इस चीज़ तो पता ही है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इसके अंदर आपको बताना है कि किस पे एंटी डिफेक्शन लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, कौन गिल्टी है, कौन गिल्टी नहीं है, कौन डिस्क्वालीफाइड होगा, कौन नहीं होगा. अच्छा, ये क्यों किया गया था? सो दैट जो लोग मिनिस्टर्स की चाह में, मिनिस्टर्स बनने की चाह में पार्टीज़ को इधर से उधर जा रहे थे, तो वो ना हो. दैट इज़ वाई किया गया था. बेसिक सिंपल चीज़ें हैं. ठीक है, दैट इज़ इट, वी हैव डन इट. आई नो थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा नई चीज़ें भी मैं इसमें पढ़ी, बट इट्स ओके. बार बार वीडियो देखोगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर द मीन्स स्पेसिफिकली आरपी एंड ऑल. तो वो देख लेना है ना. बार बार वीडियो को देखो, रिकॉल करो, रिवाइज करो, वीडियो को बार बार वॉच करो, चीज़ें माइंड में ऑटोमेटिकली ईजिली सेटअप होने शुरू हो जाएंगी. घबराना नहीं है बस. ठीक है.